प्यारे विद्यार्थियों, हम +2 क्लास अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें एक चैप्टर है कंपनी खाते या कंपनी अकाउंट्स, अंशों का निर्गमन, इसका हरण व पुनर्निर्गमन, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ शेयर्स। इसके बारे में हमने इस क्लास में पढ़ना है। +1 में हमने इसकी थ्योरी भी पढ़ी थी बिजनेस स्टडी में, और जो अकाउंट्स था +1 का उसमें हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंपनी की नहीं पढ़ी थी। वहाँ पे हमने जो जनरल बिजनेसेस होते हैं उनके बारे में ही हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ी थी। अभी +2 क्लास में जो पार्टनरशिप है उसकी अकाउंटिंग भी आप लोग पढ़ रहे हैं, और कंपनी के खातों के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी जो थ्योरी है, तो प्रैक्टिकल करने से पहले थोड़ा हमें थ्योरी पे भी फोकस करना पड़ेगा, ताकि एक माइंड मैप सा हमारे दिमाग में बन जाए और एक आइडिया सा हमें हो जाए कि इन कंपनी में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो कोई भी हमारा जो व्यवसाय होता है, चाहे वो एकाकी हो, पार्टनरशिप हो, साझेदारी हो, या फिर HUF हो, उनमें कुछ कमियां थी जिसकी वजह से कंपनी की स्थापना हुई। उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए एक आइडिया जनरेट हुआ जो कंपनी के रूप में प्रचलित हुआ, और जिसकी जो मैक्सिमम कमियां रिमूव हो गई उनकी वजह से। तो वो कमियां क्या क्या थी? जैसे सीमित पूंजी होती थी, लिमिटेड कैपिटल होती थी, किसी के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता था, सीमित जो प्रबंधकीय क्षमता थी वो इनमें पाई जाती थी एकाकी व्यवसाय में, HUF में या पार्टनरशिप में। तो ऐसा ही असीमित दायित्व होता था। दायित्व मतलब देनदारियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती थी, असीमित हो जाती थी। एक अकेला व्यक्ति या पार्टनरशिप में जैसे कहें कि कुछ व्यक्ति ही उसके लिए दायित्व के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। तो ये सारी कमियां थी, इनको दूर करने के लिए हमारा जो प्रारूप था व्यवसाय का वो कंपनी के रूप में विकसित हुआ। तो आइए थोड़ा देख लेते हैं कि कंपनी होती क्या है। तो कंपनी, जैसा कि इसमें हम पढ़ेंगे कंपनी, शेयर्स और शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर्स। तो कंपनी में देख लेते हैं कि हम जो कंपनी है उसमें मुख्य मुख्य चीज़ें देख लेते हैं कि एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। आर्टिफिशियल इन द सेंस कि ये कानून की नज़रों में जिस प्रकार से एक व्यक्ति जिम्मेवार होता है कामों के लिए, जो उसने कोई भी कार्य किया है, उसी प्रकार से यह कानून की नज़रों में एक व्यक्ति के समान होता है। और ये इसी के ऊपर इसका नाम यू कैन से कि लीगली रूप से यह एक व्यक्ति है। इसी के नाम से कोई कार्य किया जा सकता है, इसके नाम से डिसीजन लिए जाते हैं, और इसी के नाम पर ही कोर्ट में केस चलते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन में आती हैं। अब दूसरा इसमें आता है कि पृथक वैधानिक अस्तित्व। तो सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि इसके जो सदस्य हैं वो कंपनी के अस्तित्व से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी अपने नाम से क्रय विक्रय करेगी, व्ययों का भुगतान करेगी, आय की प्राप्ति होगी, या दूसरे पक्षों का दावा करेगी, उनके ऊपर केस कर सकती है, या अपने जो व्यवसाय को संचालन करना है वह भी अपने नाम से करेगी। सॉरी, बैंक में खाता जो खुलता है वो भी इसी के नाम से खुलेगा। तो ये सारी चीज़ें एक सेपरेट लीगल एंटिटी के तहत आती हैं। उसमें आ जाता है प्रीपेचुअल सक्सेशन, या यूँ कहें कि स्थायी जीवन। स्थायी जीवन में इसका मतलब होता है कि इसके जो सदस्य हैं, जो कंपनी है और कंपनी के जो सदस्य हैं या मालिक कहें, जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया है, उनके जो अस्तित्व है अलग होता है, हमने पढ़ा। तो इसमें जो सदस्यों की जो मृत्यु होती है, या कोई सदस्य मर जाता है, पागल हो जाता है, या पागलपन हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, या चेंज हो जाता है कोई भी,
तो इसका उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अंशधारी आते रहते हैं, आते जाते हैं, नए आते हैं, पुराने चले जाते हैं, पुराने चले जाते हैं और नए आते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन कंपनी जो है हमेशा चलती रहती है जब तक कि हम इसको कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी का समापन ना करें। तो ये स्थायी जीवन इसका रहता है, परमानेंट रहता है इसका सिस्टम। तो उसमें फोर्थ चीज़ है सार्वमुद्रा। एक कॉमन सील होती है जिसको हम स्टैंप बोलते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी जो है वो ऐसी तो नहीं है कि अपने लेवल पर कार्य करती है। ये इसको तो चलाने वाले व्यक्ति ही होते हैं, अपने आप तो कंपनी कोई काम करेगी नहीं। तो इसीलिए इसको संचालन जो होते हैं, डायरेक्टर्स जो होते हैं, वो डायरेक्टर, जैसा कि नाम है डायरेक्टर, डायरेक्शन देने वाले कि किस काम को कैसे करना है। तो जितने भी कार्य कंपनी के अंतर्गत किए जाते हैं वो डायरेक्टर के माध्यम से किए जाते हैं। और जो कंपनी जो संचालक होते हैं वो कोई कहीं डॉक्यूमेंट बनाते हैं और डॉक्यूमेंट के ऊपर जो स्टैंप लगती है उसी को ही हम कॉमन सील बोलते हैं, अर्थात मोहर बोलते हैं। और इसका मतलब होता है कि वो कंपनी की तरफ से वो सारा कार्य किए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो है वो सार्वमुद्रा के रूप में हस्ताक्षर का कार्य करती है। और सीमित दायित्व है। सीमित दायित्व क्योंकि कंपनी के जो अंशधारी होते हैं वो उनका जो दायित्व है, जितने अंशों के वह स्वामी होते हैं उतना ही, या यूँ कहें कि उनके जो अंश होते हैं उनके अंकित मूल्य तक उनका जो है दायित्व सीमित होता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि एकाकी व्यापार है या पार्टनरशिप है, एचयूएफ है, उनका जो दायित्व है वो असीमित होता है। असीमित का मतलब होता है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड इन द सेंस कि उनको चाहे किसी की अगर देनदारियाँ देनी है तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है उनको, तब जाके वो उस दायित्व को देंगे। लेकिन यहाँ पे अंशधारियों का जो दायित्व होता है वो उनके अंशों के फेस मूल्य तक सीमित होता है। और भी बहुत सारी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, तो आप उनको लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम अगर एक परिभाषा के रूप में देखें तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कंपनी जो है कि किसी भी कंपनी अधिनियम के तहत अगर किसी कंपनी का निर्माण होता है, या यूँ कहें कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी से हमारा अभिप्राय इस अधिनियम के अंतर्गत या जितने भी अधिनियम पुराने हुए हैं उनके अंतर्गत पंजीकृत कंपनी या किसी विद्यमान कंपनी से है। कोई भी कंपनी अगर इस अधिनियम के तहत 2013 कंपनी एक्ट के तहत अगर पंजीकृत होती है या इससे पहले जितने भी अधिनियम हैं उनके तहत पंजीकृत हुई है तो उसको हम कंपनी मानेंगे। और ऐसे ही हम अगर करैक्टरिस्टिक्स से एक डेफिनेशन से बनाना चाहें तो वो भी बन जाएगी, क्योंकि कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होती है जो कि एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपना पृथक वैधानिक अस्तित्व है, जो अपने नाम से क्रय विक्रय कर सकती है, संपत्तियों का क्रय विक्रय कर सकती है, या व्ययों का भुगतान कर सकती है, या प्राप्ति कर सकती है, और अपने संयुक्त कोष में पैसे जमा कर सकती है, और जिसका अपना स्थायी जीवन होता है, जिसकी अपनी सार्वमुद्रा होती है, और जो एक निश्चित उद्देश्य के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी की सारी हैं। वैसे तो आपने +1 की अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी में आपने कंपनी के बारे में पढ़ा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको इसको गो थ्रू कर लेना चाहिए। उसके आगे है हमारा इसके लेखा पुस्तकें जो हम बनाते हैं, वो भी हम कंपनी एक्ट के तहत ही हम लेखा पुस्तकें बनाते हैं। उसी के बारे में हमने यहाँ पे एक्चुअली उसमें पढ़ना है कि कैसे ये ट्रीटमेंट करते हैं शेयर से। उसके बाद हम देख लेते हैं कि शेयर क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा कि कंपनी जो है वो, कोई भी कंपनी जो है वो जो अंशों को निर्गमन करती है, उसकी समस्त पूंजी जो होती है, उसकी जो एक पूंजी है ना कंपनी की, उसको एक निश्चित राशि के हिस्सों में बांट दिया जाता है। ऐसा इसलिए भी करते हैं ताकि जब भी हम शेयर्स के जरिए पैसा कलेक्ट करें तो हमें एक आइडिया सा हो जाए कि भाई कितने शेयर गए हैं। तो हमें पैसे के रूप में ना रखते हुए एक
थोड़ा वो इजी वे हो जाता है कि हम शेयर के रूप में उस चीज़ को याद रखते हैं। तो हम प्रत्येक हिस्से को अंश कहते हैं। जैसे कि 4 भाई हैं, 4 भाइयों के पास कोई जगह है तो उसके 4 हिस्से हैं। तो वैसे तो मान लीजिए कि 1 बीघा उसके पास ज़मीन है, तो 4 भाई हैं, 4 भाइयों के पास 4 बीघे ज़मीन है, तो वो 1-1 बीघा उनके हिस्से का है। तो जितना जितना उसका हिस्सा हुआ तो आप उसमें उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो वैसे ही एक कंपनी है, उसकी जो राशि पूंजी होती है, जितनी उसकी समस्त पूंजी होती है, उसको एक निश्चित राशि में बांटा होता है। उसी को हम, जो प्रत्येक हिस्सा होता है उसी को हम अंश कहते हैं। और अंश को जो कंपनी की पूंजी है होती है उसको हम अंश पूंजी कहते हैं। इसीलिए उसको अंश पूंजी के नाम से जाना जाता है, शेयर कैपिटल के नाम से जाना जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई कंपनी है, उसने 50 लाख रुपए की पूंजी है और तो 10-10 रुपए वाले हिस्सों में विभक्त हुई है, तो उसके पास कितने शेयर हैं? तो उसके पास 5 लाख शेयर होंगे। तो अब आप थोड़ा इजीली बोल सकते हैं उसको कि 5 लाख शेयर हैं तो 10-10 रुपए का एक शेयर है। कंपनी के प्रत्येक अंश का जो है एक नंबर होता है और जिससे कि इनकी पहचान व गिनती करना आसान हो जाता है। तो वैसे ही हम कंपनी की समस्त पूंजी बराबर हिस्सों में देखो बांटना है, शेयर कैपिटल कहलाती है। जो हिस्सा होता है उसे ही अंश कहते हैं। ये मैंने शॉर्टकट लिखा है वो थोड़ा, तो इससे भी आप एक माइंड मैप सा बना सकते हो। ये जो पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, तो इसमें आप देखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि शेयर कितने प्रकार के होते हैं। शेयर 2 प्रकार के होते हैं, एक इक्विटी शेयर और दूसरा प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं, या एक और इम्पोर्टेंट बात थी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है, वो है कि अंशों को या अंश को एक अधिनियम है जिसके अंतर्गत हम वस्तु मानते हैं, गुड्स मानते हैं। कई बार मैंने देखा है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसा वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंतर्गत अंशों को वस्तु माना गया है, क्योंकि अन्य वस्तुओं की तरह इनका भी क्रय विक्रय किया जा सकता है और इन्हें गिरवी भी रखा जा सकता है या हस्तांतरण किया जा सकता है। तो 2 प्रकार के हमारे शेयर्स हैं। एक शेयर है अपना प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। इनको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कैपिटल के बारे में, शेयर कैपिटल के बारे में। शेयर कैपिटल क्या होती है कि जब प्रत्येक कंपनी को अपने क्रियाकलापों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, तो कंपनी क्या करती है? कंपनी यह पूंजी अंशों के निर्गमन द्वारा एकत्रित करती है, इशू करती है कंपनी, ठीक है। और अतः कंपनी के जो निर्गमन से प्राप्त पूंजी को ही हम अंश पूंजी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होगी तो वो अंश जारी करेगी। किसको? जनता को खरीदने के लिए। और जनता को जब खरीदने के लिए अंश देगी तो अंश क्या है? एक डॉक्यूमेंट है, और एक डॉक्यूमेंट में लिखा है कि हमारी जो पूंजी है या हमारा जो अंश है वो इतने का है, इतने रुपए का है। तो उतने पैसे उस जो जनता है उससे कलेक्ट करने होते हैं। और उससे क्या करती है जो कंपनी है वो पैसे एकत्रित करती है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, जो बैंक से भी, हालांकि कंपनीज जो हैं बैंक से भी अपने लिए लिमिट बनवाती हैं, उन्होंने लोन वगैरह लिए होते हैं, या और कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ से उन्होंने पैसे लिए होते हैं। लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में जब चाहिए होती है किसी को भी पैसे या पूंजी, तो वो उनके पास सबसे सस्ता और उसमें जो रिस्की है वो कम रिस्की जो है वो अंश होते हैं। क्योंकि अंशों के बारे में आपने पढ़ा भी है, अंश का दायित्व कैसे होता है, या अंशधारियों का जो उनकी जो जिम्मेदारी हो कितनी होती है, या कंपनी की क्या जिम्मेदारियां हैं उनके प्रति, वो सारी चीज़ें भी आपने देखी होंगी। तो ये सबसे वैसे कहें कि सस्ता भी है, सस्ता साधन भी है पैसे एकत्रित करने का। वैसे तो ऋण पत्र भी कंपनी जारी करती है। तो ऋण पत्र तो बहुत महंगा सोर्स है, क्योंकि उसके बदले में कंपनी को, ऋण पत्रधारियों को एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है। लेकिन इसमें अंशों के ऊपर ऐसा नहीं होता है। अंशों के ऊपर कंपनी तभी डिविडेंड देती है, लाभांश देती है, लाभ का कुछ हिस्सा देती है जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, अदरवाइज़ कंपनी नहीं देगी।
तो शेयर कैपिटल में देखा होगा कि जब कंपनी अंशों को निर्गमन करती है तो जो पैसा पैसा प्राप्त करती है उसे ही हम शेयर कैपिटल कहते हैं। शेयर कैपिटल में भी टाइप्स हैं, एक अधिकृत पूंजी है, निगमित पूंजी है, प्रार्थित पूंजी है या आरक्षित पूंजी है। तो ये सारी जो टाइप्स हैं आपने देख लेना है और ये आपने समझ लेना है। हालांकि न्यूमेरिकल में जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे इसकी तो उसमें आपको इस कैपिटल के बारे में आपको लिखना होता है, तो वहाँ पे भी आप इन चीज़ों को समझेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा भी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि हमने क्या देखना है। इशू ऑफ शेयर। तो इशू ऑफ शेयर सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब भी हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी पढ़नी है कि कंपनी अंशों को इशू कैसे करती है, जारी कैसे करती है। तो इशू 4 तरीके से कंपनी शेयरों को या अंशों को जारी कर सकती है। तो पहला पॉइंट आता है ऑफर फॉर सेल, मतलब विक्रय के लिए प्रस्ताव। दूसरा पॉइंट आ जाता है ऑफर बाय सर्कुलर टू शेयर होल्डर्स, अंशधारियों के नाम परिपत्र द्वारा प्रस्ताव। और तीसरा आता है प्राइवेट प्लेसमेंट और चौथा आता है प्रोस्पेक्ट्स मेथड। तो हमने सबसे पहली बात है कि ये 3 पॉइंट आपने पढ़ लेने हैं। ये वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि जो हमने न्यूमेरिकल पढ़ने हैं वो हमने मुख्य उद्देश्य है। तो ये थ्योरी आपने देख लेनी है। इसमें हम मुख्य देखेंगे कि प्रोस्पेक्ट्स मेथड क्या होता है। प्रोस्पेक्ट्स मेथड में क्या होता है कि जो टू इशू प्रोस्पेक्ट्स, इसमें देखो 4 चीज़ हैं, 4 थिंग्स हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अंशों को जो रोकड़ में निगमित करने के लिए यह जो है सबसे अधिक प्रचलित विधि है, क्योंकि इस विधि में हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्ट इशू करते हैं, उसे ही हम प्रोस्पेक्ट विधि कहते हैं, प्रोस्पेक्ट मेथड कहते हैं, प्रभाव विवरण मेथड कहते हैं। क्योंकि अंशों के निर्गमन के लिए कंपनी द्वारा प्रोस्पेक्ट्स जारी किया जाता है। कंपनी का पंजीकरण होने के बाद जब जनता को अंशों का निर्गमन करने के लिए इस विधि में एक कंपनी निम्न प्रक्रिया को पूरा करती है, जो कि ये पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं हमारे। टू इशू प्रोस्पेक्ट्स, टू रिसीव एप्लीकेशन, टू मेक अलॉटमेंट शेयर्स और टू मेक कॉल्स। ये 4 चीज़ें ही, इनके ऊपर ही हमारा न्यूमेरिकल पूरा टिका हुआ है। इन चीज़ों को हमने प्रॉपर तरीके से समझना है। तो पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कि इशू प्रोस्पेक्ट्स। कंपनी क्या करती है कि जनता को एक प्रोस्पेक्ट्स जारी करती है। जनता को क्यों जारी करती है? क्योंकि प्रोस्पेक्ट्स में कंपनी के बारे में पूरी जानकारी होती है, जिससे कंपनी के बारे में जनता को पता लगता है कि जनता जो कंपनी है उसकी स्थिति कैसी है, उसका जो टर्नओवर है वो कितना है, या किस उद्देश्य से वो अंशों का क्रय करने के लिए निमंत्रण दे रही है। ठीक है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन कंपनी प्रोस्पेक्ट्स के थ्रू जनता को देती है, और जनता भी कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोस्पेक्ट्स के माध्यम से लेती है। जिस प्रकार से आप स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो, तो उसी प्रकार से जब एक स्कूल है उसमें से आपको उससे आपको एक प्रोस्पेक्ट्स दिया जाता है, तो उसके बारे में उसके जो डिसिप्लिन्स हैं या रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, क्या उसमें अच्छी सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं, तो सारी आप पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा अट्रैक्टिव सा लगता है, आप प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेम वे में वैसा ही प्रोस्पेक्ट्स कंपनी जारी करती है। तो उसमें जो कंपनी का नाम है, उसका कार्यालय है, उसके डायरेक्टर हैं, उनका नाम क्या है, पता क्या है, कंपनी का उद्देश्य, किस उद्देश्य से कंपनी खोली हुई है, निर्गमन के संबंध में क्या जोखिम है, और सेबी की स्वीकृति उसमें रहेगी, अथॉरिटी ना, वो रजिस्टर्ड होना बड़ा ज़रूरी है। कंपनी की अधिकृत एवं निर्गमित पूंजी क्या है, और कितने निर्गमन की शर्तें हैं वो उसमें लिखते हैं, और निर्गमन के खुलने के बाद या बंद होने की तिथियां क्या है, आवेदन पत्र, एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे उसके साथ लगा होता है, आवेदन पत्र के साथ कितनी राशि आपने देनी है, आवंटन पर आपने कितनी राशि देनी है, ये सारा का सारा विवरण वहाँ पर लिखा होता है। और जनता को आवेदन देने के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से जो है वो प्रविवरण में कंपनी के व्यवसाय की जो प्रॉफिटेबिलिटी या उसकी जो
स्ट्रेंथ है उसका वर्णन भी होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमारा उद्देश्य जो प्रोस्पेक्ट्स का रहता है स्कूल में भी, वो यही रहता है कि वो जानकारी आपको मुहैया करवाई जाए और क्या क्या हमारी पॉजिटिव या स्ट्रेंथ हैं, क्या क्या हमारा जो डिसिप्लिन का रहता है। उसी प्रकार से कोई भी कंपनी जो है उसमें ये सारी चीज़ें बताई होती हैं अपने कंपनी के बारे में, ठीक है। और कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो अंश पूंजी वाली कंपनियां प्रोस्पेक्ट जारी नहीं करती हैं। तो आपने +1 में भी पढ़ा होगा कि वो क्या करती हैं, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, मतलब कि प्रविवरण के स्थान पर एक स्टेटमेंट जारी करती है जिसको हम बोलते हैं स्थानापन्न प्रविवरण, और वो रजिस्ट्रार के पास उनको जमा करवाना पड़ता है। तो पहला पॉइंट मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है टू रिसीव एप्लीकेशंस। जब प्रोस्पेक्ट्स आपने दे दिया, कंपनी ने दे दिया जनता को, तो अब जनता जो है वो वहाँ जो प्रोस्पेक्ट्स के साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको जो प्रोस्पेक्ट है उसको पढ़ लेने के बाद उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे और कंपनी के पास भेजना शुरू कर देते हैं। और प्रति अंश आवेदन की राशि आवेदन पत्र पर लिखी होती है। लेकिन जो है आजकल क्या करते हैं कि जो सेबी है उसने एक नए निर्देशों के अनुसार एप्लीकेशन पर जो मनी प्राप्त करनी होती है वो 25% से कम नहीं होनी चाहिए। अंशों के जो निर्गमन मूल्य है उसका 25% से कम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से 10 रुपये का कोई अगर शेयर है तो उसका जो पैसा है एप्लीकेशन मनी पर 10 रुपये का 25% कितना हुआ, 2.5 रुपये। तो 2.5 रुपये मिनिमम आने ही हैं एप्लीकेशन केस में, ठीक है। तो अब ऐसा होता है कि इसको देखो हम पैसे को तब थोड़ा टुकड़ों में प्राप्त करते हैं क्योंकि अंशधारी इतना सारा पैसा जो है वो इकट्ठा खैर दे भी सकते हैं, लेकिन कंपनी नहीं चाहती है कि वो सारा का सारा पैसा इकट्ठा जनता से ले ले। उसको जब जब ज़रूरत पड़ती है तब वो उनको जैसे एप्लीकेशन के टाइम मंगवा लेती है, थोड़ा अलॉटमेंट के टाइम पैसा मंगवा लेती है, फिर फर्स्ट कॉल करते हैं, जैसे कॉल करते हैं कि भाई अब एक बार आप इतना पैसा और दीजिए, ठीक है, एक शेयर का कुछ मूल्य। फिर लास्ट जैसे कुछ पेमेंट अगर बाकी रह गई हो तो उसको भी वह वापस जनता से मंगवा लेती है। तो उसको हम फाइनल कॉल बोलते हैं, बोलना मतलब उनको। तो नए नियमों के अनुसार जो है वह निश्चित कर दिया गया है 25%। जैसे कोई भी आवेदक पत्र 10 वाले 200 अंशों में से कम के लिए नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर शेयर है 10 रुपये वाला तो कोई भी व्यक्ति जो है वो कम से कम 200 अंश तो लेगा ही लेगा, ठीक है। तो ये चेंजेस होते रहते हैं समय के अनुसार। परंतु यदि निर्गमन प्रीमियम पर है तो कोई भी आवेदन पत्र ₹2000 से कम के लिए नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हम जब पढ़ेंगे, जब न्यूमेरिकल हम करेंगे तो उस समय आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारा अंशों का आवंटन करना, टू मेक अलॉटमेंट, ठीक है। तो वीडियो भी लंबा हो रहा है लेकिन चलो शॉर्टकट करता हूँ थोड़ा। टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, तो जब जैसा कि आपने देखा कि अंशों के आवंटन से अभिप्राय क्या होता है कि अंशों के आवेदन पत्रों को स्वीकार जब कर लेती है कंपनी, तो आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि के बाद बैंक सभी आवेदन पत्रों को कंपनी के पास भेज देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी के बिहाफ पर कौन प्राप्त करता है एप्लीकेशंस को, बैंक करते हैं, ठीक है। कंपनी सीधे अपने पास नहीं एप्लीकेशन फॉर्म को भरवाती, क्योंकि जो पैसा आएगा वो कंपनी के खाते में आएगा और कंपनी का खाता जिस बैंक में होगा बैंक के पास वो पैसे जाएंगे और बैंक कंपनी के खाते में वो पैसा डाल देता है और आवेदन पत्रों को कंपनी के पास भेज देता है। संचालक जो होते हैं, डायरेक्टर्स जो होते हैं, वो अंशों का आवंटन तब तक नहीं कर सकते जब तक कि कंपनी को जनता से क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त ना हो जाए। अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है कि कंपनी को
अगर आपने एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कंपनी को 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, जनता से उसको अंशों के माध्यम से पैसा कलेक्ट करना है 1 लाख रुपए, तो कम से कम जनता ने अप्लाई किया हो 90,000 के लिए। इसका मतलब 90% ऑफ द न्यूनतम अभिदान की राशि, जिसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन, क्या हुआ कि कम से कम न्यूनतम अभिदान जो है वो 90% होना चाहिए किसी भी राशि का। ये तो मैंने एग्जांपल दिया कि 1 लाख का 90,000 रुपये बैंक में आ गया होना चाहिए जिस दिन भी अंतिम तारीख होती है, उससे पहले तभी कंपनी अंशों का निर्गमन कर सकती है, अदरवाइज़ नहीं करती। ठीक है, अंशों का आवंटन कर सकती है। अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? मिनिमम तो आपको पता है कि इसकी हिस्ट्री आपने पढ़ लेना थोड़ा सा कि क्या होती है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि 90% जो है उससे कम राशि नहीं होनी चाहिए। अगर 90% प्राप्त नहीं होती है राशि तो 120 दिनों के अंदर अगर प्राप्त नहीं होती है तो निर्गमन रद्द हो जाता है, और कंपनी जो भी कंपनी ने राशि कंपनी के बैंक खाते में जो राशि आई है, जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, वो 8 दिनों के अंदर बिना ब्याज के लौटा देनी होती है। अगर मान लीजिए 8 दिन से ऊपर हो गए और कंपनी राशि नहीं लौटा रही है तो उसको फिर 15% वार्षिक ब्याज की दर से, एनुअल मतलब पूरे साल का 15% का ब्याज सहित यह राशि उसको लोगों को लौटानी पड़ेगी। ठीक है, और अगर न्यूनतम अभिदान की शर्त पूरी हो जाती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो शर्त है वो पूरी हो जाती है, तो लोगों को अंश आवंटित कर दिए जाते हैं और उसके एवज में क्या किया जाता है, अलॉटमेंट लेटर भेजा जाता है जिस पर आवंटित किए गए अंशों की संख्या लिखी जाती है, आवंटन पर देय राशि लिखी जाती है, और नए नियमों के अनुसार प्रत्येक जो अलॉटी होता है उसको एक शेयर सर्टिफिकेट भी जारी किया जाता है। मतलब एक अलॉटमेंट लेटर भेजा जाता है और एक शेयर सर्टिफिकेट भेजा जाता है। ठीक है, जिसमें जो जैसे कि यदि हम बात करें अंश का अंकित मूल्य जो है 10 रुपये है तो इनकी व्यापार योग्य संख्या जो है 100 मानी जाएगी। ये पॉइंट इसको छोड़ो परे। तो इतना हमने पढ़ा कि टू मेक अलॉटमेंट, तो 90% की राशि प्राप्त हो चुकी है तो अलॉटमेंट होगी, अगर नहीं है प्राप्त हुई तो 120 दिनों के अंदर आपको राशि जनता को लौटानी पड़ेगी, और 8 दिनों के भीतर अगर 8 दिन के बाद तो 15% की वार्षिक ब्याज की दर से वो राशि लोगों को लौटानी पड़ेगी। अच्छा, इसमें एक टर्म भी आती है प्रो राटा अलॉटमेंट, वो भी हम पढ़ेंगे, पर वो हम पढ़ेंगे जब क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, अभी आप इतना समझ लो कि प्रो राटा होता क्या है। तो प्रो राटा होता है अनुपातिक आवंटन। अनुपातिक आवंटन का मतलब हुआ कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया और उसको 8 ही शेयर मिले, या यूँ कहें कि एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि ये स्थिति जो होती है अनुपातिक आवंटन की, ये तब पैदा होती है जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो। अब ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन से हमारा अभिप्राय है कि जब कंपनी ने 1 लाख रुपए के लिए या 1 लाख रुपए के लिए जो है वो पूंजी एकत्रित करनी थी, लेकिन कंपनी जो लोग हैं जनता ने मान लीजिए 1 लाख पूंजी थी लेकिन वो 10,000 शेयरों में विभक्त थी, तो 10,000 शेयर जो हैं 10-10 रुपये का सपोज करिए, तो 10,000 शेयर चाहिए थे, कंपनी ने बेचने थे वो। ठीक है, लेकिन लोगों ने क्या किया, अप्लाई कर दिया 12,000 रुपये, 12,000 शेयर्स के लिए। अब वो भाई किसके कम करें? अब उनके दिमाग में ये हो जाता है कि क्या करें कि जो 2,000 शेयर एक्स्ट्रा अप्लाई कर रखा है लोगों ने, तो उसके साथ क्या किया जाए। तो कंपनी एक डिसीज़न लेती है कि
जिस भी व्यक्ति ने जितने जितने शेयरों के लिए अप्लाई किया है, एप्लीकेशंस दिए हैं, तो उनको अलॉटमेंट जो है वो प्रोराटा के बेस पर उपलब्ध करवाएंगे। जिसने मान लीजिए 12 शेयर के लिए अप्लाई किया है उसको 10 देंगे। ये मतलब हुआ इसका। इसको हम क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ेंगे, ज़्यादा इजी वे में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये प्रोराटा का जो कॉन्सेप्ट है वो ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम होता है। और तीसरा आ जाता है टू मेक कॉल्स, चौथा। अब जैसे कि हम अलॉटमेंट भी दिया, अलॉटमेंट या आवेदन और अलॉटमेंट पर चुकाई गई राशि जो है वो कोई याचना नहीं कहा जाता, परंतु उसके बाद जो मांगी जाती है राशि उसको ही हम कॉल्स कहते हैं। ठीक है, अधिकतम तीन कॉल्स में राशि मंगवाई जाती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। ठीक है, या तो वो आवेदन के समय या आवेदन तथा आवंटन के समय हम सारी की सारी राशि को भी मंगवा सकते हैं। यदि आवेदन और आवंटन के समय हम अंश की सारी राशि नहीं मांगी जाती तो संचालकों द्वारा जो है शेष राशि को एक या अधिक किस्तों में भी मंगवाया जा सकता है। प्रत्येक याचना को एक नंबर दिया जाता है, कॉल्स को फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और थर्ड कॉल। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो है इसका जो नियम है इसका पालन करना चाहिए जब भी हम ऐसी कॉल्स करते हैं। अंतर नियमों के अभाव में कंपनी अधिनियम में दी गई टेबल एफ के प्रावधान लागू होते हैं। अब ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि मान लीजिए कंपनी टेबल एफ जो है उसका प्रयोग कब किया जाता है, तो उसका प्रयोग किसके स्थान पर किया जा सकता है। तो उसका जो टेबल एफ का जो यूज़ है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की अब्सेंस में टेबल एफ का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अभी हम अगला पढ़ लेते हैं पॉइंट। मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो आपको बता दिया कि रेफर्स टू द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट ए कंपनी नीड्स टू गेट आउट ऑफ द एंटायर इशू बाय द डेट ऑफ क्लोजर। करंटली एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रेज 90% ऑफ द इशू अमाउंट। तो ये तो मैंने बता दिया आपको लिमिट। और ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है और प्रोराटा क्या है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है रेफर्स टू द अच्छा ये तो इसमें हमने पढ़ लिया, ये इसमें गलत हो गया। अच्छा, तो ये मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन का भी आपको बता दिया। तो ये थ्योरी थी। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा हमारा ना थ्योरी का और रहा हुआ है, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, तो ये सारी देखेंगे। और जो आवेदन के समय कौन कौन सी एंट्रीज़ की जाती हैं मुख्य रूप से एक बार रीड कर लेंगे। उसके बाद फिर हम पॉइंट पे चलेंगे न्यूमेरिकल के ऊपर। और न्यूमेरिकल के ऊपर आप हम बिल्कुल छोटा सा पहले शुरुआती दौर में हल्का सा क्वेश्चन लेंगे, जो जैसे इशू एट पार है, इशू एट प्रीमियम है, इशू एट डिस्काउंट है। तो ये सारी चीज़ें इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फिर धीरे धीरे करके हम टिपिकल क्वेश्चंस की ओर जाएंगे ताकि आपको समझ आ सके। तो मुझे होप है कि आपने आज बढ़िया सीखा कंपनी के बारे में, शेयर्स के बारे में, शेयर कैपिटल क्या होती है, इशू ऑफ शेयर्स कैसे करते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होती है, प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है और ओवर सब्सक्रिप्शन भी क्या होता है। वीडियो लंबा हो गया है और अगले वीडियो में मैं थोड़ा 2 वीडियो कम से कम एटलीस्ट बनेंगे थ्योरी के, तो उनमें हम कवर कर लेंगे और उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे चल पड़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।